नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति पांडे आपके साथ स्टडी विद एडीपी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आइए हम बीपीएससी प्री की परीक्षा के तहत 150 प्रश्न फिर से लेके आए हैं दृष्टि द विज़न की ओर से। ये परीक्षा की ओर दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई विश आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और डेली हमारी क्लास को सुनते होंगे। ये मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपके पास 150 का प्रश्न लेके आए। उसके बाद हम दूसरे भी कई टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व करेंगे। आइए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। फर्स्ट, दून के रूप में ज्ञात लंबवत घाटियां कहाँ पाई जाती है? ए ट्रांस हिमालय और हिमालय के मध्य, बी आंतरिक और निम्न हिमालय के मध्य, सी निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य, डी पूर्वी और पश्चिमी घाट के मध्य। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। द राइट आंसर इज सी। जी हाँ, निम्न हिमालय, हिमाचल और शिवालिक के मध्य पाई जाने वाली लंबवत घाटियां दून के रूप में जानी जाती हैं। देहरादून, कोटली दून और पाटली दून कुछ जाने माने दून जरूर हैं। सेकंड क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? ए लक्षद्वीप द्वीप समूह में, बी गुजरात के तट पर, सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, सी डी मन्नार की खाड़ी में। उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज सी। जी हाँ, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ही एक अंग है। थर्ड क्वेश्चन, भारत की मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती? एक उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी तेलंगाना। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो थर्ड का आंसर है वो है राइट आंसर इज डी तेलंगाना। जी हाँ, क्योंकि भारत की मानक मध्याह्न रेखा जो है वो हमारी तेलंगाना से होकर गुजर रही है। फोर्थ का खारे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी झील है? ए डल झील, बी वुलर झील, सी पैंगोंग ट्वीट्स, डी तोसो मेरौरी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, डल झील और वुलर झील ताजे पानी की ही झील है। पांगोंग त्योस और तोस मोररी खारे पानी का झील, इसलिए ई। जब दो ऑप्शन ए या एक से अधिक होता है तो ई ऑप्शन करेक्ट होता है। फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है? ए काराकोरम, बी लद्दाख, सी शिवालिक, डी पटकाई बम श्रेणी। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर है वो हमारा फिफ्थ का ए है। जी हाँ, काराकोरम। इसके लिए हमें एक्सप्लेनेशन के लिए अगर आपकी बात करें तो फिफ्थ के अगर इस चीज़ को आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मैप का सहारा लीजिए। जो है अपने सबसे ऊपर है वो काराकोरम आती है, जो लेह लद्दाख के आसपास बैठती है। ठीक है, उसके बाद हमारी पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जागारान है, फिर ग्रेट हिमालय है। इस तरीके सारी चीज़ें हैं। सिक्स, निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम भारत में नहीं होता? ए चेनाब, बी रावी, सी व्यास, डी सतलज। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए, सिक्स्थ का डी ऑप्शन होगा, सतलज। जी हाँ, क्योंकि चिनाब नदी जो है वो कीलों के पास टांडी में है। रावी रोहतांग दर्रा में पाई जाती है। व्यास जो है व्यास कुंड रोहतांग दर्रा में पाई, जबकि सतलज झील जो है और आकाश झील और तिब्बत में मानसरोवर के पास इनका उद्गम होता है। ठीक है, आइए सेवन्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा या मृदाएं बिहार के दक्षिणी मैदान में पाई जाती है? ए ताल मृदा, बी दोमट मृदा, सी बलथल मृदा, डी तराई मृदा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, बिहार के दक्षिणी मैदानों की मृदा उत्तर के गंगा मैदान एवं दक्षिणी पठार के मध्य पाई जाती है। ये सोन पुन फल्गु नदियों एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा बनाया जाता है। इस मैदान के मृदा को 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? करेल कैवाल मृदा, बलथर मृदा, ताल मृदा, कगारी मृदा। तो देखिए, मैंने आपको बताया बलथर एंड कगारी मृदा इसमें आ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ई इज करेक्ट। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8, कमला नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, राइट आंसर सी बिहार। जी हाँ, कमला नदी नेपाल से निकलती है और बिहार से होकर बहती है। नदी की कुल लंबाई 328 किलोमीटर है, जिससे कि 208 किलोमीटर नेपाल में तथा शेष 120 किलोमीटर बिहार में बहती है, इसलिए विकल्प सी सही होगा। 9th क्वेश्चन, कोलेरू झील स्थित है? ए गोदावरी तथा कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच, बी नर्मदा और तापी की डेल्टाओं के बीच, सी स्वर्ण रेखा और महानदी के डेल्टाओं के बीच, डी पेन्नार और पेन्यार के डेल्टाओं के बीच। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसे अधिक। द राइट आंसर इज ए गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच। जी हाँ, कोलेर झील आंध्र प्रदेश और राज्य में स्थित भारत से सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है और एशिया की सबसे बड़ी उथले ताजे पानी की भी झील मानी जाती है। कोलेरू नदी जो है वो कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच स्थित मानी जाती है। आइए हम 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ए 10 डिग्री चैनल, बी 9 डिग्री चैनल, सी पाक झील डमरूमत, डी कोको चैनल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बता दूं 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को बंगाल की खाड़ी में एक दूसरे से अलग करता है, इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ए है करेक्ट। ठीक है, 11 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑलिव रिडले कछुओं का सबसे बड़ा नीडर यानी नेस्टिंग स्थल पाया जाता है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है सही। द राइट आंसर इज सी ओडिशा। जी हाँ, ओडिशा में स्थित गंजम तट बड़ी संख्या में ऑलिव रिडले कछुओं के अंडे देने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। जो गंजम तट दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक स्थल भी माना गया। अंडे देने की प्रक्रिया को एरीबेटा भी कहा जाता है। 12th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी? ए वैगई, बी पेरियार, सी पेन्नार, डी सुवर्णरेखा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द राइट आंसर इज बी पेरियार। जी हाँ, पेरियार केरल राज्य में पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। वैगई, पेन्नार और सुवर्णरेखा पूर्व की ओर बहने वाली नदियां मानी जाती हैं। 13 पीर पंजाल श्रेणी में सीधे सपाट ऊपरी स्थानों को कहा जाते हैं? ए करेवा, बी शौला, सी पवाल, सी द्वीप, डी काल बैसाखी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ए करेवा। जी हाँ, करेवा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊपरी समतलीय स्थान है। वे उपजाऊ होता है और इनका उपयोग जो है वो केसर की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। 14 निम्नलिखित में से कौन सा या से ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? ए काराकोरम, बी लद्दाख, सी जास्कर, डी कैलाश पर्वत श्रृंखला, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो ट्रांस हिमालय पर्वत क्षेत्र या तिब्बत हिमालय क्षेत्र या बृहद हिमालय ग्रेट हिमालय के उत्तर में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रृंखला इसके अंतर्गत ही आती है, इसलिए इन उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, इसलिए ई ऑप्शन इज करेक्ट। आइए 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में तंबाकू उत्पादन के मामले में बिहार किस स्थान पर? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक सदी। तो देखिए राइट आंसर इज सी। जी हाँ, आंध्र प्रदेश एवं असम के बाद भारत में तंबाकू उत्पादन के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर माना जाता है। पहले स्थान पर हमारा आंध्र प्रदेश और दूसरे पे असम है। 16 क्वेश्चन, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? ए पर्वती वन, बी सदाबहार वन, सी मैंग्रोव वन, डी पर्णपाती वन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो इसका राइट ऑप्शन है सिक्सटीन का राइट ऑप्शन है हमारे पास सी। जी हाँ, मैंग्रोव वन। जी हाँ, सुंदरी परिवार के पौधों की प्रमुख प्रजाति हेरिटेरियस फॉर्म का स्थानीय नाम है, जो सुंदरबन डेल्टा के मैंग्रोव वन सुंदरबन में पाया जाता है। इसलिए ये प्रजाति लगभग 70% वन में फैली हुई पाई गई। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने इस मैंग्रोव को लुप्त प्राय होने का आकलन भी किया है। 17 क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए ये महान हिमालय में अवस्थित है, बी इसका नाम दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया, सी इंदिरा कोल के उत्तर में स्थित भूमि ट्रांसकाराकोरम भू भाग का हिस्सा है जो चीन के नियंत्रण में, डी भारत के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदु के बीच 3064 किलोमीटर की दूरी है, ई उपरोक्त में से कोई नहीं सही। तो मैं बता दूं इसके जो राइट ऑप्शन है वो ई है। क्यों है वो मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल सिया कांगड़ी से 3 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है और इस पर्वत शिखर पर भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। यह काराकोरम रेंज में सियाचिन मुस्तल में 5764 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो महान हिमालय के उत्तर में स्थित ट्रांस हिमालय का ही एक हिस्सा है। ठीक है, इसे वर्ष 1912 में बल्क वर्कमैन द्वारा देवी लक्ष्मी के कई नामों में से एक नाम दिया गया था। इस क्षेत्र में औसतन शीतकालीन बर्फबारी 35 फीट से अधिक होती है और इसका तापमान जो है 50 डिग्री तक -15 डिग्री तक गिर सकता है। इंदिरा कोल के दक्षिणी भाग का दावा भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा किया जाता है, लेकिन ये क्षेत्र भारत द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, ना कि चीन के नियंत्रण द्वारा होता है। इंदिरा कोल का उत्तरी भाग ट्रांस काराकोरम भूखंड का हिस्सा, जो इसे पाकिस्तान के साथ 1963 के सीमा समझौते के बाद चीन द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, लेकिन इस पर भारत द्वारा दावा किया जाता है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल और सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि कन्याकुमारी के बीच की दूरी 3065 मानी जाती है। ठीक है, तो इसलिए ई ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आइए 18 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय के विभाजनों का हिस्सा नहीं है? ए हिमाचल, बी हिमाद्री, सी शिवालिक, डी सह्याद्री। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन है सह्याद्री। जी हाँ, हिमालय के भीतर बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय विविधताएं व्याप्त हैं। संरचना, सीमाओं और अन्य भू आकृति संबंधी विशेषताओं के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित 4 उपविभागों में विभाजित किया गया। पहला, महा तथा आंतरिक हिमालय, जिसे हिमाद्री कहते हैं। दूसरा, हिमाचल या मध्य हिमालय। और तीसरा, बाह्य हिमालय या शिवालिक है। तो जो हिस्सा नहीं है वो है हमारी सह्याद्री। 19 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह? ई कांडला, बी तूतीकोरन, सी हल्दिया, डी मंगलौर। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज बी तूतीकोरन। जी हाँ, तूतीकोरन बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह जो भारत का 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक माना जाता है। यह तमिलनाडु में दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह और भारत में सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल में से एक माना गया है। 20 क्वेश्चन, ईंट निर्माण में निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग किया जाता है? ए काली मृदा, बी लाल मृदा, सी शुष्क मृदा, डी लेटराइट मृदा। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज डी लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा लोहे के ऑक्साइड से समृद्ध होती है और ऑक्सीकरण और निक्षालन यानी लीचिंग जैसे परिस्थितियों के अंतर्गत चट्टानों के अपरदन से उत्पन्न होती है। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निर्मित होती है जहाँ आर्द्र जलवायु भी पाई जाती है। और ये मृदा कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती, लेकिन खेती के लिए मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए खाद और उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इनका जो प्रयोग है व्यापक रूप से घर के निर्माण के लिए ईंटों के निर्माण में ही किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21, भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, ये दुनिया में केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उग सकते हैं। बी, गूदेदार पत्तियां, दशा, द्रांत्र अथवा वायवीय श्वसन जड़ें, जरायुजुता, अवस्तंभ, मूल और बट्रेस रूट्स इसकी विशेषताएं। सी, भारत में पश्चिमी बंगाल में मैंग्रोव का सर्वाधिक आवरण है। इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। डी, भारत में मैंग्रोव विस्तार समग्र क्षेत्रफल के 1% से अधिक है। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है इससे अधिक। तो इसका राइट ऑप्शन ई है। जी हाँ, क्यों? मैंग्रोव दुनिया के उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लवण सहिष्णु पादप समुदायों का एक विविध समूह है जो मुख्य रूप से 24 डिग्री उत्तरी तथा 38 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पाया जाता है, क्योंकि ये ठंडे स्थानों में नहीं पाए जाते हैं। ये ऑक्सीजन की कमी, उच्च लवणता और प्रतिदिन जल व्यापन जैसे सीमांत कारकों के कारण विभिन्न रूपांतरों और क्रियात्मक अनुकूलता को दर्शाते हैं। गूदेदार पत्तियां, धसा, रंध्र, वायवीय श्वसन जड़ें, जरायुता, अवस्त्र, मूल और बट्रेस इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। देखिए, 2 ऑप्शन हमारे अभी तक सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में मैंग्रोव आवरण 4,975 वर्ग किलोमीटर देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 0.15 है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आवरण पश्चिम बंगाल है, इसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अतः कथन ई जो है वही है, सही माना जाएगा। 22 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे बरानी खेती के रूप में भी जाना जाता है? ए, वर्षा आधारित खेती, बी, शुष्क भूमि खेती, सी, आर्द्र भूमि खेती, डी, सीढ़ीदारी खेती। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ए, वर्षा आधारित खेती। जी हाँ, जब वर्षा का पानी फसलों की नमी का एकमात्र स्रोत होता है तो इसे वर्षा आधारित खेती के रूप में जाना जाता है, जिसे उत्तरी पंजाब में बरानी खेती भी कहा जाता है। 23, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है? ए, फंग, बी, झूमिंग, सी, फेजेंडा, डी, मिल्पा। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज सी, फेजेंडा। जी हाँ, झूमिंग, फॉन्ग तथा मिल्पा स्थानांतरण कृषि अथवा झूम कृषि के प्रकार। हालांकि फेजेंडा ब्राजील के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित एक प्रकार का वृक्षारोपण जिसके अंतर्गत कॉफ़ी की खेती की जाती है। ठीक है। 24, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? ए, जवादी पहाड़ियाँ, बी, इलायची पहाड़ियाँ, सी, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, डी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज डी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ कर्नाटक पठार से नायार नदी द्वारा और अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियाँ दक्षिण से पालघाट गैप पर मिलती हैं। आइए 25 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसलें? ए, चावल, बी, चना, सी, मक्का, डी, कपास। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ई। खरीफ की मौसम मानसून की शुरुआत के साथ शुरू होता है और सर्दियों की शुरुआत तक रहता है। इस मौसम की प्रमुख फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, सीसम, मूंगफली और दालें जैसी अरहर, मूंग, उड़द आदि है। चना और सरसों रबी की ही फसलें मानी जाती हैं। ठीक है। 26 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा स्थलाकृतियाँ पाई जाती है? ए, पूर्वी घाट, बी, कश्मीरी हिमालय, सी, मालवा का पठार, डी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज बी, कश्मीर पहाड़ियाँ। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है जो जाफरान अथवा केसर की खेती के लिए उपयोगी। ये केसर की एक स्थानीय किस्म है। करेवा सपाट चोटी वाली टीले हैं जो चारों दिशाओं से कश्मीरी घाट की सीमा को घेरे हुए। इसकी विशेषताओं में स्तनधारियों के अवशेषों तथा कोयले को पाए जाना शामिल है। 27 क्वेश्चन पे हम आते हैं।
भारत में कुल प्रमुख बंदरगाहों की संख्या है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज सी 13। वर्तमान में भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनमें से 12 सरकार द्वारा नियंत्रित है और एक चेन्नई का एन्नोर बंदरगाह निगमित है। ये बंदरगाह भारत के 9 तटीय राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। 28 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बांध अपने स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं? ए उकाई बांध महाराष्ट्र, बी हीराकुंड बांध पंजाब, सी बागालीहार बांध हिमाचल प्रदेश, डी पंचेत बांध झारखंड। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ई। जी हाँ, मैं बता दूं, जो उकाई बांध है वो हमारे गुजरात में है और इसकी सहायक नदी ताप्ती है। हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में है, तो ये भी हमारा गलत है। बगालीहार जो है वो चेनाब नदी में स्थित है, चेनाब नदी पे है और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, इसलिए तीनों गलत है। और पंचेत बांध जो है वो दामोदर नदी में है, जो झारखंड में से सिर्फ एक ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ई जो है वो माना जाएगा, क्योंकि एक से अधिक गलत है यहाँ पर। 29। निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी? ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। एक द राइट ऑप्शन इज ए नर्मदा। जी हाँ, अरब सागर में बहने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियाँ कहा जाती हैं। ये नदियाँ विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के समानांतर बहती हैं तथा डेल्टा नहीं बनाती, परंतु कठोर चट्टान एवं दरार वाली घाटियों के कारण केवल ज्वारनदार मुख बनाती हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं, इसलिए नर्मदा ऑप्शन इज करेक्ट। 30। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। एक सदी। द राइट ऑप्शन इज सी सिक्किम। नाथुला पूर्वी सिक्किम में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, जो भारत और चीन के मध्य एक व्यापार की कड़ी का कार्य करता है। आइए 31। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ए कृष्ण स्वामी रमैया, बी MS स्वामीनाथन, श्री लालजी सिंह, डी BV निवंकर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज बी MS स्वामीनाथन। जी हाँ, भारत में प्रख्यात जन नायक और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को ही हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1960 के दशक में भारत बड़े पैमाने पर अकाल के दौर से गुजर रहा था। तब MS नॉर्मन बोरलॉग और अन्य वैज्ञानिकों के साथ स्वामीनाथन ने गेहूं की उच्च उपज वाली किस्म HYV विकसित की तथा इस विकास के कारण भारत में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति एक बहुत बड़ी सफलता थी हमारे देश के लिए। और हरित क्रांति से कृषि उत्पादन में न सिर्फ वृद्धि हुई, बल्कि इसे काफ़ी लाभ भी प्राप्त हुआ कृषि क्षेत्र को। 32 क्वेश्चन। भारत में अधिकतम पाइराइट संसाधन पाए जाते हैं? ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज डी बिहार। जी हाँ, भारतीय खान ब्यूरो की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 95% पाइराइट संसाधन बिहार राज्य में पाए जाते हैं। पाइराइट लोहे का एक सल्फाइड है, जिसका उपयोग मुख्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। उर्वरक, पेट्रोलियम, इस्पात आदि उद्योग सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं, इसलिए हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। पाइराइट का जो मुख्य भंडार है वो बिहार के रोहतास जिले में पाई जाती है और सोन घाटी मौजूद है। आइए 33 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं? ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी, डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज ई उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो देखिए, सारे के सारे ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, तो ऑप्शन ई इज करेक्ट। 34। निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु? ए माउंट डिओवालो, बी माउंट हैरियट, सी माउंट थुलियर, डी सैडल पीक। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज डी सैडल पीक। जी हाँ, सैडल पीक या सैडल हिल अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु 732.12 मीटर शीर्ष है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है। यह सैडल पीक नेशनल पार्क से घिरा हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। आइए 35 क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पश्चिमी तटों का दक्षिण से उत्तर की ओर का सही क्रम है? ए मालाबार तट, कोंकण तट, केनरा तट, बी केनरा तट, कोंकण तट, मालाबार तट, सी कोंकण तट, मालाबार तट, केनरा तट, डी मालाबार तट, केनरा तट, कोंकण तट। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज डी। जी हाँ, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत के पश्चिमी तटों का सही क्रम है मालाबार तट इज ग्रेटर दैन केनरा तट इज ग्रेटर दैन कोंकण तट, इसलिए डी हमारा सही है।
36 का ए। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है? ए कपास, बी जूट, सी बैगन, डी चावल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो राइट ऑप्शन इज ए। जी हाँ, बीटी कपास एकमात्र जीएम आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है जिसे 2002 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा वाणिज्यिक रूप में उगाए जाने की अनुमति दी गई थी। भारत में अन्य सभी गैर अनुमोदित जीएम फसलों पर प्रतिबंध है। 37 भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए झारखंड, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, डी कर्नाटक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए जो इसका राइट ऑप्शन है वो सी है, छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है। टिन के अयस्क को कैसेटेराइट के रूप में भी जाना जाता है। भूविज्ञान और खनन निदेशालय ने दंतेवाड़ा जिले, पूर्व में मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में पैग्मा टाइट युक्त लेपिडोलाइट के साथ इसका पता लगाया था। 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है? ए नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी पाकिस्तान, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। द राइट आंसर इज ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। एक उपमहाद्वीप भूमि का एक ऐसा बड़ा क्षेत्र जो भूगोल, राजनीति या संस्कृति के मामले में एक बड़े महाद्वीप से अलग होता है। भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण मध्य एशिया में स्थित एक प्रायद्वीप है जो हिंद महासागर और सागर से घिरा। यह क्षेत्र मुख्य रूप से भारतीय प्लेट पर अवस्थित है जो पूर्वी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के पास स्थित एक विवर्ती प्लेट है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, नेपाल, बांग्लादेश, चीन और मालदीव शामिल है और विश्व में इस तरह का सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसलिए विकल्प ई सही है। 39 लोनार झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ए महाराष्ट्र, बी ओडिशा, सी तमिलनाडु, डी केरल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ए महाराष्ट्र। लोनार झील, जिसे लोनार क्रेटर के रूप में भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के लोनार में स्थित एक लवड़ी और क्षारीय झील है। यह दक्कन के पठार के अंदर स्थित दक्कन का पठार ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा निर्मित ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान का एक विशाल मैदान है। ये अंडाकार और इसका औसत व्यास जो है 1.2 मीटर है। ये एक लोकप्रिय पर्यटन केंद्र भी माना जाता है। आइए 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ए नेपाल, बी चीन, सी भूटान, डी बांग्लादेश, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज डी। जी हाँ, बांग्लादेश जो है सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। आइए 41 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की मानसून प्रणाली को प्रभावित करता है या करते हैं? ए अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCJ का स्थानांतरण, बी ग्रीष्मकाल में तिब्बत के पठार का गर्म होना, सी हिमालय के उत्तर में उपोष्णकटिबंध पछुआ जेट धाराओं का प्रभाव, डी मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दबाव क्षेत्र की उपस्थिति, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज ई। जी हाँ, भारत की जलवायु मानसूनी पवनों द्वारा बहुत प्रभावित होती है। भारत की मानसून प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित होते हैं। स्थल तथा जल के गर्म और ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत में स्थल भाग व निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। ग्रीष्मकाल में अतः उपोष्णिक अभिसरण में ITCJ का स्थानांतरण जो होता है उसके कारण भी होता है। हिंद महासागर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दबाव वाले क्षेत्र, इस उच्च दबाव वाले क्षेत्र की तीव्रता और स्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन ई करेक्ट है। ग्रीष्मकाल में इसका एक और ऑप्शन भी है, ग्रीष्मकाल में हिमालय के उत्तर पश्चिमी भाग में उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट प्रवाह भी प्रभावित होती है, इसलिए ऑप्शन ई इज करेक्ट। 42 निम्नलिखित में से किस शैल क्रम में भारत का अधिकांश कोयला भंडार पाया जाता है? ए धारवाड़ शैलक्रम, बी कडप्पा शैलक्रम, सी विद्युत शैलक्रम, डी द्रविड़ शैलक्रम, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज ई गोंडवाना शैलक्रम जो आर्य शैलक्रम का अंग है, भारत में कोयला भंडार के लगभग 98% को समाहित करता है, इसलिए ई इज करेक्ट। 43 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक है? झारखंड, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी राजस्थान, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, सही। राइट ऑप्शन इज सी ओडिशा। भारत में बॉक्साइट उत्पादन में ओडिशा 51%, आंध्र प्रदेश 16%, गुजरात 9%, झारखंड 6%, महाराष्ट्र 5% और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 4% का योगदान करते हैं। 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य केंद्र शासित प्रदेश बरानी कृषि से संबंधित है? ए पंजाब, बी केरल, सी जम्मू कश्मीर, डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक सदी। द राइट ऑप्शन इज ए पंजाब। जी हाँ, जब वर्षा जल फसलों के लिए आर्द्रता का एकमात्र स्रोत है तो इसे वर्षा आधारित कृषि कहा जाता है। इसे उत्तरी पंजाब में बरानी कृषि के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए विकल्प ए करेक्ट है। 45 क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी मिर्जापुर, डी रायपुर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, यह एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज सी
मिर्जापुर से। भारतीय मानक समय IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है और ये काल्पनिक रेखा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 46 क्वेश्चन। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ए गंगा, बी दामोदर, सी ताप्ती, डी कावेरी। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज ई भ्रंश घाटी, ये जिसे रिफ्ट वैली, एक भूमिगत भ्रंश या दरार से उत्पन्न होती है जो कई उच्च भूमियों में पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित एक रैखिक निम्न भूमि होती है। भ्रंश घाटी का निर्माण अपसरित होने, प्लेट सीमा, क्रिस्टल विस्तार या सतह के अलग होने के कारण होता है, जिससे बाद में अपरदन की शक्तियों द्वारा गहरा कर दिया जाता है। भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियाँ नर्मदा है, दामोदर है, ताप्ती है, माही नदी भी भ्रंश घाटियों में से होकर बहती है। देखिए यहाँ जब एक से अधिक ऑप्शन हो जाते हैं तो दो माने जाते हैं। तो देखिए दामोदर जो ताप्ती नदी है वो भ्रंश घाटी से सम्मिलित होती है। आइए 47 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की युवा पर्वत श्रृंखला है? ए अरावली, बी हिमालय, सी पश्चिमी घाटी, डी विंध्य। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज बी हिमालय। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय। हिमालय का अर्थ है हिम का आलय यानी बर्फ का घर। हिमालय भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है जो दो विवंतनाधिक प्लेटों के टकराने से बना नए वाले पर्वत है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में विश्व की लगभग सबसे ऊंची चोटियों में शामिल भी है और इसका औसत 100 से अधिक ऐसे शीर्ष मौजूद है जिसकी ऊंचाई 7200 मीटर से भी अधिक है। 48 निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र है? ए बिहार हेराल्ड, बी बिहार न्यूज़, सी मिथिला न्यूज़, डी लोक हितैषी। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ए बिहार हेराल्ड। बिहार का पहला अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड है। ये गुरु प्रसाद सेन द्वारा वर्ष 1875 में शुरू किया गया था और इसी कारण हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। 49 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के साथ सही सुमेलित नहीं? ए रोहतास अली करीम, बी अरवल हेतम सिंह, सी छपरा मोहम्मद हुसैन खान, डी जगदीशपुर कुंवर सिंह। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज ए रोहतास अली करीम। देखिए जो इसमें दिए गए हैं हमारे अरवल की बात हो रही है। अरवल के जो ऑप्शन अरवल का जो है वो हेतम सिंह ने किया था। छपरा में मोहम्मद हुसैन खान ने किया था, ठीक है। और जो हमारा जगदीशपुर की बात हो रही है उसे कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था, जबकि जो रोहतास है उसका हमारे यहाँ अमर सिंह ने किया था, ना कि अली करीम जी ने किया था, ठीक है। 50 क्वेश्चन पे गया में खिलाफत समिति का उद्घाटन किया गया था। ए अनुराग नारायण सिंह द्वारा, बी मौलाना सज्जाद द्वारा, सी महादेव देसाई द्वारा, डी गुलाम इमाम द्वारा। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। द राइट ऑप्शन सी मौलाना सज्जाद द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध में टर्की की हार के बाद ब्रिटिशों द्वारा टर्की में तुर्क साम्राज्य पर लगाए गए प्रतिकूल शर्तों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई थी और गया में खिलाफत समिति का उद्घाटन मौलाना सज्जाद के द्वारा किया गया था। आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं ने की थी और इसमें मुस्लिमों की भागीदारी बहुत ही अधिक मात्रा मानी गई थी। 51 निम्नलिखित में से कौन साफा होर आंदोलन संबंधित है? ए भागीरथी मांझी, बी राजा परहत, सी बिरसा मुंडा, डी बुधू भगत। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ए भागीरथ मांझी। जी हाँ, साफा होर आंदोलन जिसे खेरवार आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है वर्ष 1868 में संथालों के नेतृत्व में शुरू हुआ। ये भागीरथ मांझी द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन में सामाजिक सुधारों के उद्देश्य से एक ईश्वर की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया था। भागीरथ मांझी ने मांग रखी थी कि संथाल राज्य की शुरुआत की जाए। उन्होंने स्वयं को संथालों का राज्य एवं ईश्वर का प्रतिनिधि भी घोषित कर दिया था। 52 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना बिहार क्षेत्र में आर्यों के आगमन एवं प्रसार को उल्लेख करती है? ए दीघ निकाय, बी कल्पसूत्र, सी शतपथ ब्राह्मण, डी महाभवन। ये उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन सी है शतपथ ब्राह्मण। जी हाँ, आर्य लोग उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के दौरान भारत के पूर्व हिस्से की ओर आने लगे। तो उत्तर बिहार में आर्यों के आगमन एवं प्रसार का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ही हमें प्राप्त होता है। इस ग्रंथ के अनुसार बिहार में गंगा नदी के साथ ही एक सुस्थापित आर्य सभ्यता थी जिसे विदेह राज्य के रूप में भी जाना जाता था। आइए 53 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? ए अशोक, बी धनानंद, सी महावीर स्वामी, डी चंद्रगुप्त मौर्य। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज डी चंद्रगुप्त मौर्य ने। जी हाँ, महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों का एक संप्रदाय तैयार किया था जिसमें पुरुषों और महिला दोनों को ही शामिल किया था। महान मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन तपस्वी बन गया था और उसने कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार कराया था जो
दक्षिण में स्थित है। 54 निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश की स्थापना की थी? ए घटोत्कच, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी श्रीगुप्त, डी समुद्रगुप्त। ई उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर द राइट ऑप्शन इज सी श्रीगुप्त ने। जी हाँ, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। उसने 224 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया और महाराजा की उपाधि भी धारण की थी। गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे 320 ईस्वी में पहुंचा था, जब उत्तर भारत पे एक बड़े भूभाग पर मध्य भारत और दक्षिणी भारत के छोटे भूभाग तक विस्तृत हो गया था। उन गुप्तों की मूल मातृभूमि के संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं। संभवतः वे बंगाल से उत्पन्न हुए होंगे। कुछ विद्वानों का मानना था कि वे प्रयाग के ही थे। आइए 55 क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी का क्या नाम था? ए चंपा, बी श्रावस्ती, सी वैशाली, डी मथुरा। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ए चंपा। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। बिहार में वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिले इसके दायरे में आते थे। मगध इसके पश्चिम में था, जबकि राजमहल पहाड़ियाँ इसके दक्षिण में मानी जाती हैं। 56 क्वेश्चन। अशोक से संबंधित निम्नलिखित शिलालेखों में से किस शिलालेख में कर का उल्लेख है? ए नीलागी सागर स्तंभलेख, बी सांची स्तंभलेख, सी रुम्नदेवी स्तंभलेख, डी सारनाथ स्तंभलेख। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। एक सदी द राइट ऑप्शन सी रुम्नदेव स्तंभलेख। लुम्बिनी स्तंभलेख, जिसे नेपाल में रुम्नदेव स्तंभ अभिलेख के रूप में माना जाता है, इसमें यह दर्ज है कि अशोक के शासनकाल में 20वें वर्ष के बाद अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा की और व्यक्तिगत रूप से दान किए थे। उसने वहां पर पत्थर स्तंभ स्थापित कर उस क्षेत्र में लोगों के करों को कम कर दिया था। 57 क्वेश्चन। खिलजी वंश के सिक्के मिले हैं। ए भोजपुर में, बी मुंगेर में, सी मुजफ्फरपुर में, डी लखीसराय में। ई उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर द राइट ऑप्शन इज ई। 1301 ईस्वी में सफुद्दीन फिरोज शाह ने स्वयं को बंगाल का शासक घोषित किया था और उसने अपने पुत्र फिरोज शाह को 1319 ईस्वी में 1321 ईस्वी के मध्य बिहार का राज्यपाल घोषित किया था। खिलजी वंश के कुछ सिक्के भोजपुर और लखीसराय दोनों ही जगह से प्राप्त हुए, इसलिए मैं बता दूं ई ऑप्शन इज करेक्ट। 58 बिहार में बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे। ए मजहरुल हक, बी सूर्यदेव नारायण शर्मा, सी पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, डी राजेंद्र प्रसाद। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। एक से अधिक देखिए जो राइट ऑप्शन इज बी सूर्यदेव नारायण शर्मा। बिहार में प्रारंभिक राष्ट्रवाद एवं राजनीतिक गतिविधियां बॉयज एसोसिएशन, जो यूथ क्लब के रूप में जाना जाता था, और दरभंगा में सरस्वती अकादमी 1901 की स्थापना शुरू हुई थी। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना सूर्यदेव नारायण शर्मा द्वारा की गई थी एवं कमलेश्वरी चरण सिन्हा इसके सचिव भी थे। 3 मार्च 1899 को आफाक खान की अध्यक्षता में इसका उद्घाटन भी किया गया था। आइए 59 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बिहार में ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जगजीवन राम, सी जयप्रकाश नारायण, डी अनुग्रह नारायण सिन्हा। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। एक से अधिक द राइट ऑप्शन इज डी अनुग्रह नारायण सिन्हा। जी हाँ, साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए अनुराग नारायण सिन्हा के नेतृत्व में ऑल पार्टी मीटिंग का आयोजन किया गया था। साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना और 24 दिसंबर को रांची पहुंचा था। दोनों जगहों पर इसका बहिष्कार ही किया गया था। बाद में अनुराग नारायण सिन्हा, जिन्हें बिहार विभूति भी कहा जाता है, बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री बने और उन्होंने बिहार का वित्त मंत्रालय भी संभाला था। 60 क्वेश्चन। प्रथम जैन संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? ए पाटलिपुत्र, बी बनारस, सी कौशाम्बी, डी राजगीर। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। एक से अधिक द राइट ऑप्शन इज ए पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थलवाही द्वारा किया गया था। इसमें विलुप्त हुए पूर्व ग्रंथों के परिणामस्वरूप 12 अंगों का संकलन भी किया गया है। द्वितीय जैन संगीत का आयोजन वल्लभी नामक स्थान पर हुआ था। 512 ईस्वी में किया गया था। इसकी अध्यक्षता देवर्षि श्रवण ने की थी। इस संगीति में 12 अंगों और 12 उपांगों की अंतिम रूप से संकलित किया गया था। 61 क्वेश्चन। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय मगध पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? ए कुषाण, बी नंद, सी शक, डी मौर्य। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज बी। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर नंद वंश का शासन था। धनानंद के शासन के दौरान सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और घनानंद जो था वह नंद वंश का अंतिम शासन माना जाता है। 62 बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा शहर इकलिम तुगलकपुर उर्फ तिरहुत की उपाधि के साथ एक टकसाल शहर बना था? ए गया, बी दरभंगा, सी पटना, डी सासाराम। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। एक सदी द राइट ऑप्शन इज बी दरभंगा। जी हाँ, दरभंगा में जामा मस्जिद की दीवार पर पाए गए 1326 ईस्वी के एक अरबी शिलालेख के अनुसार दरभंगा इकलिम तुगलकपुर उर्फ तिरहुत की उपाधि के साथ एक टकसाल शहर बन गया था। यह शिलालेख मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। 63 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने वर्ष 1665 में पटना की यात्रा की थी? ए अब्दुल रज़ाक, बी एड्रुआंडो बाराबोसा, सी राल्फ विच, डी टेवर्नियर। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द राइट ऑप्शन इज डी
टेवरनियर। डच यात्री टेवरनियर ने वर्ष 1665 में पटना की यात्रा की थी। उसके बाद उसने छपरा की भी यात्रा की थी, जो उस समय बिहार में शोरा की रिफाइनरी का एक प्रमुख केंद्र था। मुगल सम्राट औरंगजेब ने वर्ष 1662 में डचों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया था। 64th क्वेश्चन। डायमेकस एक यूनानी राजदूत था। ए बिंदुसार के दरबार में, बी अशोक के दरबार में, सी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, डी अजातशत्रु के दरबार में, उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ए बिंदुसार के दरबार में। डायमेकस 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व रहने वाले सल्यूकस साम्राज्य का एक यूनानी था। वह भारत में पाटलिपुत्र के मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार का राजदूत बना। डायमेकस को एंटिओकस प्रथम सोटर द्वारा बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। अतः ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट माना जाएगा। 65th क्वेश्चन। बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में का प्राचीन नाम अंगूत्री थे? ए मधुबनी, बी लखीसराय, सी वैशाली, डी गोपालगंज। उपरोक्त में से कोई नहीं सही। द राइट ऑप्शन इज डी लखीसराय। जी हाँ, लखीसराय का जो प्राचीन नाम था वो अंगूत्री था। लखीसराय की स्थापना पाल वंश के दौरान एक धार्मिक तथा प्रशासनिक केंद्र के रूप में की गई थी। लखीसराय का ये क्षेत्र पुराने समय में चट्टानों, पहाड़ों और विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवताओं की मूर्ति के रूप में पहचाना गया था। 66 क्वेश्चन। मौर्य प्रशासन में महिषी का था या थी? ए मुख्य रानी, बी कंचुकी राजमहल का एक बहुत बड़ा अधिकारी, सी कोषाध्यक्ष था, डी सारथी था। ये उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज ए मुख्य रानी। जी हाँ, मौर्य प्रशासन के तहत मुख्य रानी को महिषी नामक शीर्षक का एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ था। 67 क्वेश्चन। निम्नलिखित नवपाषाण स्थलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? ए सारूतारू, बी मस्की, सी मेहरगढ़, डी चिरांद। उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज डी चिरांद। जी हाँ, चिरांद भारत में बिहार के सारण जिले में पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल पर नवपाषाण युग के पुरातात्विक अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। 68 सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में? ए रोपर, बी आमरी, सी रंगपुर, डी मेहरगढ़। उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज ई। जी हाँ, उपरोक्त सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से कोई भी बिहार में स्थित नहीं है हमारे पास। 69 राजधानी और महाजनपद का निम्नलिखित कौन सा युग में सही सुमेलित है? ए वज्जी वैशाली, बी अंग चंपा, सी चेदी सुक्तिमती, डी सूरसेन मथुरा। उपरोक्त में से कोई नहीं एक सही। द राइट ऑप्शन इज ए। जी वज्जी जो है वैशाली में स्थित है, अंग जो है वो चंपा में ही स्थित है, चेदी जो है सुक्तिमती में ही, और सूरसेन जो है वो मथुरा में ही स्थित है। इसलिए सारे युग में जो है वो सही सुमेलित है। 70 क्वेश्चन। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बख्तियार खान का मकबरा स्थित है? ए नालंदा, बी पटना, सी कैमूर, सी डी सासाराम। उपरोक्त में से कोई नहीं है सही। द राइट ऑप्शन इज सी कैमूर। मोहम्मद बख्तियार खान का मकबरा कैमूर जिले में चैनपुर प्रखंड के मधुरना गांव के पास एक पहाड़ी में स्थित है। अतः विकल्प सी सही है। ये मकबरा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। बख्तियार खान फतेह खान का पिता था, जिसका विवाह शेरशाह सूरी की बेटी से हुआ था। 71 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया गया? ए बहादुर शाह जफर, बी अजीम उस शान, सी सिराज उद्दौला, डी मोहम्मद शाह। उपरोक्त में से कोई नहीं है। द राइट ऑप्शन इज बी अजीम उस शान। जी हाँ, राजकुमार अजीम उस शान ने पटना को एक सुंदर शहर में बदल दिया और उसको अजीमाबाद नाम दिया। 72 निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसका जन्म बिहार में हुआ था? ए गुरु तेग बहादुर, बी गुरु गोविंद सिंह, श्री गुरु हरिकृष्ण, डी गुरु गोविंद सिंह। उपरोक्त में से कोई नहीं एक सही। द राइट ऑप्शन इज डी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म वर्ष 1656 में पटना बिहार में हुआ था और इनका मूल नाम गोविंद राय था। और जो हमारे गुरु गोविंद सिंह हैं वो 10वें और अंतिम सिख गुरु थे। उन्होंने मुख्य रूप से खालसा के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। 73 निम्नलिखित में से कौन सी घटना अपने वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं? ए बिहार में ब्रिटिश शासन का विस्तार 1757, बी बक्सर के 1765, सी बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, डी कांग्रेस का 28वां अधिवेशन 1910। उपरोक्त में से कोई नहीं एक सही। द राइट ऑप्शन इज ई। क्योंकि बिहार का जो ब्रिटिश शासन का विस्तार था वो 1757 को ही हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ये हमारा गलत है। बंगाल का काश्तकारी जो है वो 1885 में था। 2 ऑप्शन हमारे पास सही है। कांग्रेस का 28वां अधिवेशन जो है वो 1912 में है। तो देखिए 2 सही 2 गलत हैं, तो इसलिए हमारे पास एक से अधिक वाला ही पे हम टिक करेंगे। 74 चेरो विद्रोह हुआ। ए सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में, बी गंगा नारायण के नेतृत्व में, सी अब्दुल वहाब के नेतृत्व में, डी भोलानाथ शाह के नेतृत्व में। उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज ए सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में। चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था। कंपनी में चूरा मन को चेरो के राजा के रूप में पदस्थ किया, जिसके बदले में जनता से भारी कर वसूले।
चूड़ामन ने किसानों, आदिवासियों और गरीब ग्रामीणों का शोषण किया, जिसके कारण राज्य में आक्रोश और अशांति का प्रसार हुआ। इसके परिणाम स्वरूप हमारे जो सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में एक विद्रोह शुरू हुआ। हालांकि अंग्रेजों द्वारा जल्दी इस विद्रोह का दमन भी कर दिया गया। 75 क्रांतिकारी संगठन पटना युवक संघ का गठन कब होता है? ए 1890, बी 1915, सी 1927, डी 1934। उपरोक्त में से कोई नहीं एक सही। द राइट ऑप्शन इज सी 1927। पटना युवक संघ एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका गठन वर्ष 1927 में मणिंद्र नारायण राय ने किया था। ठीक है, द राइट ऑप्शन इज सी करेक्ट। 76 निम्नलिखित में से किसे बिहार के मुजफ्फर जिले के कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण करता है? ए बृहदरथ, बी कौशल देवी, सी घनानंद, डी अशोक। उपरोक्त में से कोई नहीं एक सही। द राइट ऑप्शन इज डी अशोक। कोल्हुआ एक प्रसिद्ध बौद्ध उत्खनन स्थल है जो पटना से लगभग 65 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर पश्चिमी से सम्राट अशोक ने कोल्हुआ में सिंह स्तंभ द लायन पिलर का निर्माण कराया था, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन के साथ। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है वो मुझे @कीर्ति31 पांडे पे मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है। हमारी क्लास से जुड़ने के लिए स्टडी विद एडीपी क्लास में हमने डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जिन बच्चों ने भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है वो हमें बता सकते हैं। हमारे यहाँ एक टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उसमें आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।